नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज से 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 की उस काली रात ने हजारों कश्मीरी पंडितों का आशियाना उनसे छीन लिया। हालात ये थे कि जो जिस हाल में था उसी हाल में उसे अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर जिंदगी भर की कमाई पीछे छोड़कर जैसे तैसे लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर चले गए। 32 साल बीत चुके हैं उस रात को, लेकिन अभी भी उन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी मुमकिन नहीं हो पाई है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 32 साल के बावजूद जम्मू में माइग्रेंट कैंप्स में रहते हैं। ये कश्मीरी पंडित अक्सर कहते हैं कि हमसे तो हमारा पता ही छीन लिया गया, हमारा पता खो गया है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो एक बार फिर चर्चा में आया, एक फिल्म की वजह से, कश्मीर फाइल्स की वजह से। लेकिन आज हम आपको उन इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे, कश्मीर की तस्वीरें, जहां कभी कश्मीरी पंडितों के आशियाने हुआ करते थे। देखिए उनकी आज हालत क्या है। यह पुलवामा का वो इलाका है जहां करीब 150 कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज रहा करती थी। आज उनके ये बड़े बड़े घर जो कभी आलीशान हुआ करते थे, आज खंडहर दिखाई देते हैं। चारों तरफ आपको केवल टूटी फूटी इमारतें नजर आएंगी। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद मौके पर पहुंचे। आज ही उन्होंने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, आपके लिए भेजी हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गिरती हुई चौखटें, खंडर हुई ये इमारत, ये तस्दीक करती है कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की। और ये है पुलवामा का हाल। ये पूरा इमारत इस समय जर्जर हालत में है। यहां पर लोगों के आशियाने थे। कुल मिलाके 150 फैमिलीज यहां पर थी, लेकिन अब केवल एक परिवार यहां पर कश्मीरी पंडितों का रह गया है। चारों तरफ इस समय जो उस समय की तबाही है उसकी तस्वीर दिखाई देती है। लोग कुछ यहां पर अपने मकानों को सस्ते दामों पर बेच के चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी वापस नहीं आए। इस समय घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार बात की जा रही है। यहां के स्थानीय लोग बात करना चाहते भी हैं, लेकिन वो अभी भी अलगाववादी लोगों से घबराते हैं कि कहीं कोई टारगेट किलिंग न कर दे। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर ये बयां करती हुई एक एक जो तस्वीर है, एक एक जो इमारत है, वो बताती है कि 1990 से लेकर 2003 तक जो बर्बरता हुई, लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, उसके बाद आज के हालात क्या हैं। हालांकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो यहां पर कश्मीरी पंडित रह रहे थे उनको और मजबूती प्रदान की गई है। यहां के स्थानीय लोग भी उनके साथ आए ताकि उनके साथ और सहयोग पूरी तरह से वो कर सकें। तो आपने देखे कश्मीरी पंडितों के ये मकान आज किस हालत में है। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का जिक्र जब आता है तो शोपियां के नडगांव की बात होती है। इस फिल्म में भी एक ऐसा सीन है जिसमें लाशें बिछी हुई दिखाई गई हैं। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे वो नडगांव की ही हैं, जहां 24 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। देखिए मनीष प्रसाद के साथ यहां के मौजूद लोग क्या कहते हैं और इस वक्त वहां क्या हालात है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें 24 लोगों को, यानी कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट लश्कर के आतंकवादियों ने उतार दिया, जिसमें 11 महिलाएं, 11 पुरुष और 2 मासूम बच्चे थे। हम आज उसी नडी गांव में हैं। यह नडगांव जो कि कश्मीरी पंडितों का रिहायशी इलाका था, घर था, और इन्हीं जगहों पर उनके बस्तियां, उनके घर परिवार आबाद थे। लेकिन अब चारों तरफ ये खंडर हो चुका है। नडगांव का ये इलाका, अब यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि 2003 में जब आतंकी यहां पर पहुंचे तो इसी घर से निकालकर उन्होंने 24 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 2 बच्चे भी थे। आज यहां के घर पूरी तरह से वीरान हैं, जर्जर हालत में हैं। ऊपर सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक आस और उम्मीद थी यहां के लोगों के लिए। लेकिन रात के अंधेरे में आतंकियों ने इस पूरे नडगांव के मोहल्ले में एक बड़ा नरसंहार किया। यहां पर ओम और स्वास्तिक दिखाई दे रहा है। ठीक इसी जगह से, इन घरों से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला
और निकालने के बाद घींचते हुए बाहर ले गए और इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर ले जाकर ठीक इस जगह पर उन्होंने एक साथ 24 के 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें मासूम 2 बच्चे भी थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये शोपियां की तस्वीरें हैं जहां 24 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया था। हमने आपको पुलवामा की तस्वीरें दिखाई। आज कश्मीरी पंडितों के घर कैसे खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं, और ये तस्वीरें दिखाना जरूरी इसलिए था, फिल्म की तस्वीर फिल्म की बात होती है, कोई उसे फिक्शन कह देता है आजकल, लेकिन ये जो तस्वीरें थी असल तस्वीरें हैं। और मैंने फिर आपको बताया ये आज की तस्वीरें हैं, आज ही ये रिपोर्ट हमने वहां शूट की है और आपके लिए ये तस्वीरें मनीष प्रसाद ने भेजी हैं। हमारे साथ कई कश्मीरी पंडित मेहमान इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और मेरे सामने पोडियम पर मौजूद हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब हमारे साथ हैं, कश्मीरी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। और तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और वो ये फिल्म पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इसलिए हमने आपको आज इसलिए बुलाया कि कम से कम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर आप जरूर बात करें। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कर्नल साहब आपसे। ये तस्वीरें देखकर शायद लोगों को लगा, और जो फिल्म को सिर्फ फिल्म ही समझ रहे थे, कि हकीकत जो है वो ये है जो आज आपके घर वहां बता रहे हैं। ऐसे आलिशान मकान अगर दिल्ली जैसे शहर में या जम्मू जैसे शहर में बनाने हो आज की तारीख में तो करोड़ों रुपया लगता है। कोई भी वो एक बार फिर दिखा दीजिए, वो मकान आप एक बार फिर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, जो पहली रिपोर्ट का हिस्सा वो दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे मकान बनाना आज की तारीख में, हम दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, ये जो कश्मीरी परिवार है ये मकान छोड़ करके आए, ये मकान छोड़ करके इनको टेंटों में रहना पड़ा। अब आप सोचिए इन पर क्या बीती होगी। कर्नल साहब देखिए, कश्मीर की एक परंपरा रही है। कश्मीर के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, वहाँ आपको कोई भी लोकल आदमी किराए पर नहीं रह रहा, किराए पर कोई भी नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा आपको। तो सबके तकरीबन अपने ही मकान थे। तो जाहिर सी बात है कि जब उनको वहाँ से भागना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक भागना पड़ा, किलिंग्स हो रही थी, फिर 19 जनवरी की रात का दृश्य आ गया सामने, तो उनको एकदम से मकान खाली करने पड़े, छोड़ने पड़े। अब ये जो मकान आप देख रहे हैं ये तो आज की बात है, तो पिछले 30 साल में इसका कितना हानि हो। अगर आप मेरे मकान में जाएंगे कश्मीर में तो वहाँ पर कुछ और ही सीन आपको मिलेगा। सिटीज़ के अंदर जो है, जो शहर हैं, ये तो गाँव की स्थिति आपने देखा है, जो शहर के अंदर मकान है ना वो आपको आप दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो तकरीबन तक कुछ मोहल्ले तो जला दिए गए 1992-93 में। और उसके बाद जो बचे हुए थे वो वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन ज़बरदस्त हो गई, गांव से लोग आ गए, और जो शहर के अंदर रह रहे थे वो सिविल एरियाज़ में चले गए, दूर दूर इलाके में चले गए। वहाँ की परिस्थिति और गांव की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग है। और ये गांव के मकान तो ऐसे के ऐसे 30 साल से पड़े अपने आप ये बर्बाद हो रहे हैं। शहरों के मकान या तो जल गए, या उस पर इंक्रोचमेंट हो गया, या उस पर और नहीं, वो मूलियों के दाम बिक गए। जो मकान 10 करोड़ का है आज वो 5 लाख में बिका, क्योंकि जब यहाँ आए रेफ्यूजी बनकर आ गए, उनके पास एक पैसा नहीं था, वो कैसे अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते थे। तो उनके लिए वो एक डिस्ट्रेस सेल में उन्होंने वो मकान बेच दिए, और वो जो भी पैसा मिला, 2 लाख मिला, 3 लाख में, मैं आपको कई मेरे अपने परिवार के घर हैं, जो मेरी सिस्टर्स के घर हैं, जो आज 10 करोड़ का है वो 5 लाख रुपए में बिका। 10 लाख रुपए नए घर बिके, उनके पास कुछ था ही नहीं रहने के लिए। तो ये ऐसी एक जो घर दिखा रहे हैं, घरों की कहानियां ही ऐसी है, हर एक घर की यही कहानी है। अच्छा, मैं किसी एक कश्मीरी बड़े सम्मानित पंडित समुदाय के आते हैं, उनकी बात में सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही, आप बताएं इसमें कितनी सच्चाई। उन्होंने कहा कि किसी भी कश्मीरी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसका घर होता है, उसके बाद 4 पैसे बचते हैं वो अपने उसको घर को रेनोवेट कराएगा, या नया कालीन खरीद कर ले आएगा, या लकड़ी का कोई काम कराएगा। तो वो जो कुछ कमाता है उसको सबसे ज्यादा निवेश अपने घर में करता है। तो घर हर व्यक्ति को प्यारा होता है, लेकिन एक कश्मीरी परिवार के लिए घर के मायने कुछ और ज्यादा होते हैं। ये सही बात है कर्नल साहब? ये बिल्कुल, एक्चुअली ये पूरी परंपरा पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही है। कश्मीर में कोई स्पेशलिटी नहीं थी, वहां पर भी यही थी कि हर एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करें, उसको मजबूत बना। क्योंकि उन दिनों का क्या परंपरा थी कि आप जब घर बना रहे हैं तो आप 100 साल के लिए बना रहे हैं।
आजकल का युग नहीं था कि आपके बच्चे आपके घर को उनको ज़रूरत ही नहीं, वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और घर बनता था तो इतना मजबूती से बनता था कि आपको मालूम है कि आप रहेंगे फिर आपके पोते रहेंगे, ऐसे करके घर बनते थे। तो ये बिल्कुल सच है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सब पैसा जो है छोटा मोटा जो बचता था, खेती से जो बचता था, जो नौकरी से बचता था, जो बिजनेस से वो घर में ही लगाया जाता था उसको सुंदर बनाने के लिए। और घर में आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ठंडी जगह है तो आपको बिल्कुल उसको फर्निश करना पड़ता था बहुत महंगे महंगे कारपेट से, दरियों से, ताकि सर्दी ना लगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली है जिसने भी ये बोली है। जी, हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ। शहजाद, आपका स्वागत है। हमने पिछले 2-3 दिनों में कार्यक्रम किए, कल भी हमारे साथ बहुत सारे कश्मीरी पंडित मेहमान थे स्टूडियो के अंदर, और उनकी बातों को सुनकर हमें इतना लोगों ने हमें रिस्पांस दिया, क्योंकि लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि इनके ऊपर क्या बीती है। फिल्म एक अलग चीज है, उस फिल्म को देखने के बाद जरूर पूरे देश के अंदर बात हो रही है कश्मीर में जो हुआ पंडितों के साथ। हम आज हकीकत दिखा रहे हैं उन जगहों पर जाकर के, जो तस्वीरें हमें मिली उनके जरिए। ये मकान जिनमें रहा करते थे, अब ये न जाने कब दोबारा वापस वहां जा पाएंगे। मैं इसके आगे की बात तो करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कश्मीरी पंडितों से कह सकते हैं कि ये अपने घरों को एक दिन जरूर जाएंगे? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि कश्मीरी, आज मुझे अफसोस की बात है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं उन लोगों के बीच में जिनके साथ ये बीती है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू समुदाय ये इंसान है, और वो इंसान, उनके साथ नरसंहार हुआ और वो पलायन करने पर मजबूर क्यों हुए? क्योंकि मूलतः एक सोच थी, एक इस्लामिक जिहादी सोच थी, जिसने उनके ही पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस प्रकार से बना दिया था कि वो उनके हत्यारे बन गए थे। आज जब कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की बात होती है, तो जब तक वो वातावरण पैदा नहीं होता जिसमें कि ये सोच पूर्ण तरीके से खत्म हो गई हो, तब तक उनको वापस कैसे ले जाया जा सकता है? केवल एक घर बनाने से या गाड़ी में बैठाकर उनको वहां ले जाने से ये पुनर्वास नहीं होता। पुनर्वास से पहले पछतावा और पश्चाताप बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मुझे जो 2-3 लोग दिख रहे हैं, मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाना चाहता हूं। यदि सही मायनों में इन लोगों के मन में पुनर्वास के पहले पश्चावा और पश्चाताप है, तो जिन लोगों ने बात बात में बड़े आसानी से ये हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ देते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता चिदम्बरम है, क्या वो आज मानेंगे 32 साल बाद कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था और उसको और किसी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या वो मानेंगे कि जो उस समय पर हुआ उसमें कहीं ना कहीं केवल ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं, बल्कि एक विचारधारा थी जिसकी वजह से उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया? वहां पर कांग्रेस के नेताओं के अखबार में किस प्रकार से अल सफा बटे दफा, हमें क्या चाहिए निजाम मुस्तफा, मस्जिदों से क्या ऐलान होता था कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, रलीफ सलीफ गलीफ, इस प्रकार के सांप्रदायिक नारे लगे और फिर उनका नरसंहार और पलायन किया गया। तो क्या आज इसके लिए पछतावा और पश्चाताप है? आप पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के जो नेता है और जो इस्लामिक वहां पर स्कॉलर बैठे हैं, तस्लीमुद्दीन रहमानी, उनसे पूछे जरा कि क्या पहले वो इस बात का पश्चाताप और प्रायश्चित करते हैं? सलमान निजामी आपकी बात का पहले जवाब दे रहे हैं। शहजाद एक मिनट, सलमान निजामी। जब तक देखिए, हैरानगी की बात यह है कि तू एक शेर है कि तू उधर इधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। ये भाजपा को मुझे हैरानगी है कि भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आ रही कि आप उस वक्त सरकार में थे। अभी आपने घर यहां दिखाए, एक प्रोपेगेंडा यहां फैलाया जा रहा है कि वहां देखिए लोकल्स ने घर लूटे, घर तोड़ दिए, जमीनें खा ली, जमीनें हड़प दी। आप दिखा रहे हैं एक भी जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल महफूज है। महफूज है ना प्रॉपर्टी? यही तो प्रॉब्लम है। घर दिखाइए, खड़े हैं ना, घर तो खड़े, पछतावा, ये पछतावा है, तो खड़े हैं ना। गलत बोल रहे हैं, घर तो वही है, गलत बोल रहे हैं आप यहाँ पर, गलत, आप प्रोपेगेंडा गलत फैला रहे हैं। तो घर की हालत आपका दायित्व है, आपका दायित्व है, आप यहाँ पर सच बोलिए। घरों को आपका दायित्व है, उखाड़ा गया, इन घरों के ढांचे उखाड़े गए और आपकी प्रॉपर्टी खाई। आप गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, आपने बेची और अभी भी वो घर वही है एज इट इज। आप बोले, किसी ने ओम को भी नहीं हटाया। सलमान साहब, ये भी आपके सामने उसी तस्वीर पे बात हो रही है।
आप कह रहे हैं ये मकान सही सलामत और नहीं होता। सर एक असेसमेंट, सर एक एनालिसिस है पंडितों के 4 लाख, सर एक एनालिसिस है 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज है सर वहां पड़ी हुई धूल में मिली हुई। आप बोलिए, आपकी आवाज सर 4 लाख, सलमान एक मिनट प्लीज, 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज पंडितों की वहां पे जली हुई है। कश्मीर पंडितों के घरों की आपने मस्जिदें बना दी हैं, हम लोग आपको प्रूफ दे सकते हैं। आप एनसी में रह के आपने मकबूल भट्ट के कारण जिसको जस्टिस गंजू को मारना पड़ा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ नाश्ता किया, एक साथ खाना किया, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। आपने हमें भगाया 19 जनवरी की रात को, आपने हम लोगों को जान से मारने की एक सेकंड। अरे सलमान जी एक सेकंड, नहीं आपकी बात आपने, आप देखिए कल भी यही हुआ था। आप अपनी बात शुरू ही ऐसे करते हैं कि मैंने तो नहीं बोला, इनको बोले। आपने कश्मीरी पंडितों के घर की बात की तो कश्मीरी पंडित बोला अंदर से। आप बाद में सुन सकते हैं ना। हाँ ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने आपकी बात सुनी। आप एक सेकंड सर, एक मिनट, मैं आऊंगा। आपने आने सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं अरे तालिबान निजाम नहीं है, इसलिए तो आपको खुश रहना। अच्छा एक सेकंड, नहीं सुनिए। आप सर मेरा केवल इतना, मेरा कहना केवल इतना, जुल्म हुआ है और जुल्म की बात आप समझते नहीं हो। आप ये खंडर को बोलते मकान, सरकार का फेलियर था कि ये खंडर नहीं थे और खंडर हो गए। सरकार ने फौज क्यों नहीं भेजी आपको बचाने के लिए? फौज की हेलो, ये बात आप बोलिए। काम है। देखिए सलमान निजामी जी, कैसे नेहरू के टाइम पे फौज गई? सलमान निजामी जी, हम आपके ट्विट भी देखते हैं। एक करके सर प्लीज। एक मिनट, आप कहते हैं, एक मिनट आप चुप करेंगे, एक मिनट आप ये कह रहे हैं सोल्यूशन क्या बताइए? नहीं, सोल्यूशन बाद में, सोल्यूशन बाद में, पहले आप एक्सेप्ट करिए, पहले आप सर एक्सेप्ट करिए। सलमान जी पहले आप एक्सेप्ट करिए कि ये हो गया। आप कह रहे हाउसेज वहां महफूज है क्योंकि उनपे ओम लिखा है। इज दिस एन आर्ग्यूमेंट? नहीं देखिए, वो जला हुआ मकान है, उस पे ओम लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा, सलमान जी मैं ट्वीट भी आपके देखता हूँ, आप लिखते क्या है, आप बोलते क्या है? आतंकवादियों ने मारा, लोकल्स ने नहीं मारा। किसने कहा आपने मारा? किसने कहा आप मारा? हर लोग गलत बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। मकान हमारे ये प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं क्या हुआ है? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अरे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। हेलो, पाकिस्तानी गोली से कश्मीरी मुसलमान। अच्छा एक सेकंड सलमान जी सर गिव मी 10 सेकंड। सलमान जी ठीक है, मैं भी चाहता हूं आपकी बात भी है, इनकी बात भी है। एक काम करें, अच्छा एक काम कीजिए, आप 1 मिनट जरा आपकी अभी तक की बात पर इनका रिएक्शन सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग इनकी बात सुन लीजिएगा, इनके बीच में मत बोलिएगा। आप पहले नहीं ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको ना, आप 1 मिनट सलमान साहब, आप 1 मिनट खामोशी से इनकी बात सुनिए, फिर ये आपकी बात सुनेंगे। ठीक, आप बोलिए। सर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं एक बैंक में एम्प्लॉय था, बैंक मैनेजर था। मेरे पास लोग आते थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि हमको डर लगता था सीधे किसी से बात करने में भी। और जब वो आते थे लोग और बोलते, जब कर्फ्यू के बाद 5-6 दिन के बाद बैंक खुलता था, कुछ लोग आप में से आते थे, आप में से मैं बोल रहा हूँ कि जो वहाँ के मुस्लिम्स थे, वो पासबुक ऐसे फेंकते, ये लो अपना हिंदुस्तानी पासबुक, हमें पैसा दे दो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपके ऊपर से बोर्ड लगे हैं, वो बोर्ड को हटाओ, हमको ग्रीन में चाहिए, वी डोंट वांट इट इन डिफरेंट कलर्स। सब बोर्ड हटाने पड़े और ऐसा थ्रेट्स आ गए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे, हर बैंक में अच्छे ये व्यापारी भी होते हैं, व्यापारी लोग भी बोलते थे आज तो ये हिंदुस्तानी बैंक है, कल को ये पाकिस्तानी बैंक हो जाएगा, तुम क्या करोगे? हम तुमको उस टाइम नाबूद करेंगे। अब सर एक चीज और सुनो, आई विल टेल यू वन मोर थिंग प्लीज, वन मोर थिंग सर, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड्स। नाउ वन मोर थिंग प्लीज लिसन टू मी, वन मोर थिंग प्लीज। आपकी आवाज जारी हो रही है। अच्छा अभी क्या हो रहा है? ऐसे हर सोसाइटी सर मैं हवा कदल में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन हवा कदल में मेरा घर इधर से है, इधर से भी रास्ता अंदर जाने के लिए, इधर से भी रास्ता अंदर जाने के लिए, आगे से भी रास्ता है। ठीक है, मैं जो ही घर पहुंचता हूँ सर मैं बोल रहा हूँ सर बंदूक फेरन उठा के नीचे से बंदूक गिराते थे, ऐसा होता था। पाकिस्तान से आई बंदूक, लेकिन ली किसने? कौन गया वहां ट्रेनिंग करने? ट्रेनिंग करने कौन गया? अब्दुल मजीद वानी कहाँ का था?
हाँ तो गॉड यासीन मलिक कहाँ का था? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहाँ की थी? जरगर कहाँ का था? ये लोग कहाँ के थे? ये लोग जावेद नलका कहाँ का था? बिट कराटे कहाँ का था? गिव मी आंसर, गिव मी आंसर फॉर दिस। जो लोग वहाँ रह रहे अभी 10,000 लोग कश्मीरी पंडित, वो खुश है ना वहाँ? आप डिफेंड कर रहे हो रॉन्ग चीज। मैंने तो डोंट डिफेंड रॉन्ग ठीक, 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 ओके सर, मैं वो इक्वेट करना चाहता हूँ ना, ये जो बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप रहिए वहाँ। अगर मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ, उसके साथ बंदूक उठाने वाला मरता है। मेरे गली से जो जा रहे थे ना, मेरी गली से जा रहे थे, उनने फायरिंग की। मैं बैंक से थोड़ा सा उसी टाइम में आ रहा था, मैं इस रास्ते से आया, इधर इस रास्ते से वो लोग चले गए फायरिंग करके। मैं जो ही घर में घुसा सर, मेरे उधर जो लेडीज थी जितने भी 15-20 सर, सब लोग लम्बे पड़े थे, पेट पड़े थे। फ्रॉम ऑल दिस पीपल। पहले 19 जनवरी हो चुका था। छत्तीस सिंहपुरा में 20 सिख लोगों के साथ भी हुआ, एक दिन में 20 सिखों का कत्ल भी हुआ। हर एक इंसान की अपनी कहानी है। आप यहां बोल रहे, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे। सिख भी तो मरे ना। छत्तीस सिंहपुरा में 20 सिखों को एक ही दिन में मार दिया। ये कौन? ये आपसे किसने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सिखों की आवाज नहीं है? क्या ये सिखों की आवाज नहीं है? पाकिस्तान की बंदूक से साहब, कोई डिबेट आप पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप मुझे कंप्लीट ये उन मुसलमान, एक सेकंड सर, मुझे सलमान साहब, एक ही आदमी बोल रहा है पिछले 15 मिनट से, मैंने बोला ही गोडसे को ला रहा है, किस को ला रहा है, हम क्या मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं? इनको इतनी तकलीफ हो रही है एक ओम के देखने से, मुझे समझ में क्या क्या डिबेट चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपकी निशानी मौजूद है, क्या बोल रहे हो आप? क्या बकवास लगा रहे हो आप? प्रोपेगेंडा कर रहे हो, एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा। व्हाट इज द प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या प्रोपेगेंडा? ये गलत है कि हम लोग यहाँ विस्थापित बैठे हुए हैं। अरे बीजेपी को छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी के साथ, हमें आपसे मतलब है। आपने हमें यहाँ से भगा दिया, हमें आपसे भगा दिया। कोई बीजेपी मत बुलाओ यहाँ पर। 10,000 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। अरे 10,000 कश्मीर, वहाँ पर 5 लाख होने चाहिए थे। 10,000 मतलब क्या है? ग्राफिक लाइए, ग्राफिक चलाइए, ग्राफिक लाइए स्क्रीन पे। एक सेकंड, वन सेकंड। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट सलमान निजामी, हम जरा पीछे मुड़ के स्क्रीन पर एक ग्राफिक देखेंगे सब लोग। ये देखिए सर, दोबारा चाहिए, शुरू से प्ले कीजिए, शुरू से प्ले कीजिए इसको दोबारा से, दुनिया देखे आज ये बात। 1990 में 75,343 परिवार रहते थे कश्मीर घाटी में। 90-92 में 75,000 में से 70,000 से ज्यादा चले गए, पलायन कर दिया। अब सिर्फ 800 हिंदू परिवार रहते हैं जिनकी आबादी है 9,000 के करीब। और ये खुश है। 1940 में कश्मीर की आबादी का 15% थे, आज 0.1% है। मैं एक बार जवाब देना चाहता हूं। ये बार कह रहे हैं सरकार से सवाल, हम आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि आपने हमें भगा दिया वहां से। आपने हथियार उठाए, आपने यासीन मलिक आपका है, हमीद शेख आपका है, हमारा नहीं है, सब आपका है, आपके हैं, आपने उनकी मदद करी। यही आपका कम्युनल माइंड आप हैं। आप दो कश्मीरी कर्नल साहब, अच्छा एक मिनट, दो तीन लोग और हैं चर्चा में। एक सेकंड सर, प्लीज शांत सर, प्लीज थोड़ा सा, प्लीज कूल डाउन। एक सेकंड, आपने वो देखा नहीं, उस पर नहीं बोले आप। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैंने दिखाया और ये आंकड़ों में अगर आपको लगता हो गड़बड़ है तो आप मुझे पब्लिकली कहिएगा कि ये गलत है आंकड़े। एक सलमान साहब, चाहता हूं, सलमान साहब, ये क्या जिम्मेदारी सलमान साहब नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। 10 लाख जिम्मेदारी नहीं है। 10 लाख आपने हथियार सलमान निजामी जी, सलमान निजामी जी, मर गया वहां। 10 लाख कश्मीरी पंडित रहते थे, 10 लाख रहते थे, आज 9,000 रहते हैं। 10 लाख में से 9,000 बचे हैं वहां पे। 16,000 कश्मीरी मुसलमान मरा हुआ। आपने बोला 3 महीने में पाकिस्तान यहां बनेगा, क्या यह सच बात नहीं है? आपने हथियार उठाया, आप मरोगे, और हमने नहीं हथियार उठाया। आप सरकार को बीच में मत लाओ, आप जिम्मेदार हो उसके। रहमानी जी, एक सेकंड, अब हिंदुस्तान जो है वो गॉड से भक्त है। अरे एक सेकंड, कौन कह रहा है? कश्मीरी मुसलमानों को कहते हैं फांसी दी गई, ये नहीं है। गॉडसे को फांसी दी, देखो गॉडसे को फांसी दी गई, गॉडसे को यासीन मलिक घूम रहा है, गॉडसे को फांसी दी गई और यासीन मलिक घूम रहा है, बिटा कराटे घूम रहा है, गॉडसे को फांसी दी गई। कोर्ट साबित करेगा ना, खुद ही बोलेंगे। क्यों कंडीशन आपकी रखी? अब कोर्ट आएगा 2016 में। अच्छा सलमान साहब, अब आपको थोड़ा खामोश होना पड़ेगा, बाकी मेहमान आ गए, लेकिन मुझे ताज्जुब है आपको बिट्टा कराटे को भी डिफेंड करना पड़ रहा है।
बिट्टा कराटे को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसको फांसी दो, जिसने कत्ल अभी किया आपने उसको कहा जब फांसी कोर्ट दो, साबित करेगा। लेकिन हर कश्मीरी को आतंकवादी मत बोलो। 16,000 कश्मीरी चलो, मरा है। कम से कम कुछ को तो बोलेंगे। आप बोलो तो ना, आप मैं बोल कहाँ रहे रोक हैं रहा हूं आपको? आप तो बोले थे जिसने कत्ल कश्मीरी, किया उसको फांसी दो। आपने अब रहमानी बोला- साहब, अब मैं रहमानी साहब के बीच में आपने बोला बोला, कश्मीरी प्लीज, जिम्मेदार नहीं है। अब आपको बोला, डिबेट आगे मत बढ़ाना बोलिए पड़ेगा, साहब। डिबेट आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, वहां प्लीज, थोड़ा जम्मू सा। कश्मीर पुलिस के हाँ, नौजवान भी ठीक हुए कुर्बानी दे रहे हैं। एक सेकंड मुद्दा क्या है, कराटे को मुद्दा दो क्या या है, किसी और को मुद्दा भी। क्या, मुद्दा क्या, जो गलत करेगा उसको सजा है, इस्लाम कहता है। अरे एक सेकंड, इस्लाम कहता है। अच्छा एक सेकंड, इस्लाम बहुत सवाल कुछ ये कहता है, लेकिन आपने इस्लाम चले कर्नल साहब प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट। कर्नल हमारे साथ कमल रिगू जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। है क्या कि कश्मीरी पंडितों की बात होती है, बताया जाता है कि भाई इतने मारे गए, इतने 100 मारे गए, कुछ लोग कहते हैं वो तादाद हजारों में है, उनके घर छीन लिए, जो कुछ हुआ मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सलमान जो है वो तुरंत कहते हैं कि 16,000 मुसलमान भी तो वहां मारे गए। ये जो पैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश है, इसकी जरूरत क्या है? वहां से लाखों कश्मीरियों को भगा दिया, इससे एक सच्चाई है। हम उस इश्यू को डिबेट क्यों नहीं कर सकते सिर्फ? देखिए गौरव, मैं रघुपति सहाय फिराक का एक शेर है, वहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा कि रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मकीन कौन हुआ है, मकान किसका था। मसला ये है कि हम मसले का जिक्र कर रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के इस मसले के साथ बहुत ज़माने से वाबस्ता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में सरदार त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इंडिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की एक कॉमन मीटिंग की थी, उसमें मैं भी शरीक था। और हम सब ने उस वक्त एक आवाज़ से कहा था कि पहला काम ये है कि जो माइग्रेंट हैं अपने मुल्क में उनको अपने घर में होना चाहिए, ये पहला काम है। हम मसले का जिक्र कर रहे हैं, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, मुस्तकिल मसले का जो फिल्म आई वो भी मसला बता रही है। हल कौन बताएगा, हल क्या होगा, और अब हल पर बहस कब करेंगे, और अब ये अरेंजमेंट कब करेंगे कि ये सारे लोग अपने घरों में वापस जाए। हमारी प्रायोरिटी ये है, और मैंने हमेशा कहा, मैं तब से 2003 से मैं कह रहा हूं, कोई बात नहीं, पहला एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि लोग, और मुझे नहीं इससे कोई मतलब कि एक आदमी मारा गया या 1 लाख मारे गए, एक आदमी निकला या 10 लाख निकले, इससे मतलब नहीं है। जो है पहले उसको रिस्टोर। सर उसमें सवाल ये पहला ये सवाल कंड्यूसिव माहौल होता तो चले ही ना गए होते ये लोग, तो क्यों रह रहे होते? माहौल कौन बनाएगा? कश्मीर के मौसम में रहने वाली दिल्ली जम्मू की गर्मी में क्यों रह रहे हैं? नहीं, मुझे इस बात पे सख्त ऐतराज है कि हुकूमतें कश्मीरी पंडितों के जज्बात और उनकी मुसीबत को अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनकलकेट करती रहे। पिछले 30 साल से लगातार इनके जज्बात का इस्तेहसाल किया गया, इनके मसाइल के को सियासी रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल किया गया, और आज भी किया जा रहा है। यह है तकलीफ की बात कि एक आदमी जो माइग्रेंट है, जिसने अपना घर छोड़ रखा है, जिसके परिवार से कोई ना कोई मारा जा चुका, आज आप उसकी तकलीफ, उसके पीड़ा, उसके दर्द को इतनी बेदर्दी के साथ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप उसको मिसयूज कर रहे हैं और उसके हल की बात नहीं करना चाहते। क्यों डिबेट नहीं हो रही, सॉल्यूशन पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? मेरा ये सवाल है इन हजरात से भी, टिक्कू साहब से भी, आपसे भी, और सलमान से भी, सबसे, ठीक है, आप डिबेट सॉल्यूशन पे क्यों नहीं कर रहे? मसले को कब तक बात करते रहेंगे, सारा दुनिया जानती है। चलें, ठीक है, ये उसका जवाब आपको ये लोग खुद देंगे। यहां रहमानी साहब ने कहा कि हल की बात कीजिए, हल कैसे निकलेगा कि ये लोग अपने घरों को जा सके, वहां के हालात कैसे बेहतर होंगे? क्या कहना है आपका, क्या है हल, है क्या? देखिए, जिस प्रकार से वहां पर सलमान निजामी चीख रहे, चिल्ला रहे कश्मीरी पंडितों पर, वहां पर टिक्कू साहब पर, मैंने तो पहले ही बोला था ना कि पुनर्वास से पहले पछतावा और पश्चाताप होना चाहिए। तो मानने को ही तैयार नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस्लामिक जिहादी नरसंहार हुआ। और मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि बड़ी जुदा है दर्द की कैफियत मेरी, यहां मेरे दर्द की, मेरी तकलीफ की इंतहा नहीं, और तू पूछता है कि जख्म दिखता नहीं।
मतलब इनको आज भी कश्मीरी हिंदुओं का जख्म नहीं दिखता। ये इसी मानसिकता के चलते राजीव गांधी ने जब जस्टिस गांजू की हत्या हुई तो फ्रेंडशिप बिफोर नेशन कहते हुए फारूक अब्दुल्ला की सरकार पर कुछ नहीं किया। जब 88 में जगमोहन जी पत्र लिखते रहे कि देखिए कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, तो फ्रेंडशिप बिफोर नेशन के चलते राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला, सौरभ जी एक तो मुझे आधे घंटे में पहली बार मौका मिला है, पहले नहीं दूसरी बार मिला है, दूसरी बार मिला है, आप गलत बयान रेवानी साहब एग्रीमेशन होगा। एक बार बोलिए, आप सॉल्यूशन की बात कीजिए, पॉलिटिसाइज मत कीजिए, उसी से मसला पड़ा है 30 साल तक। रेवानी साहब एक सेकंड, हाँ बोलिए। सौरभ जी मैं अपनी बात कर दूं? बोलिए। सौरभ जी मैं अपनी बात कर दूं क्या? थैंक यू। 70 आतंकवादी जुलाई 1989 से लेकर दिसंबर 1989, जब जगमोहन जी नहीं थे, 84 से 89 तक थे, वो छोड़कर चले गए थे। बीच में फारूक अब्दुल्ला राज्य में थे और केंद्र में राजीव गांधी थे। 70 पाकिस्तान के आतंकवादी छोड़े। इन सारी चीजों के बाद ये वहां पर ऐसा माहौल बना कि कश्मीरी पंडितों का इस्लामिक जिहादी नरसंहार हुआ और उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी में। ये सोल्यूशन की बात करते हैं, अरे सोल्यूशन तो तब दिया जाएगा जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक, ये बात वो कह रहे हैं, पहले प्रॉब्लम एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या यही प्रोपेगेंडा है? क्या प्रॉब्लम क्या है रेवानी साहब? प्रॉब्लम बताइए। एक्सेप्टेड है, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है माइग्रेशन हुआ है, प्रॉब्लम है कि माइग्रेशन की वजह क्या है? इस्लामिक जिहादी आतंकवाद प्रॉब्लम है। व्हाटएवर एक्सोडस मैं मान लेता हूं, जेनोसाइड राइट, देयर राइट इन देयर कंडीसिव एटमॉस्फेयर टू रिटर्न होम। ये कह रहे हैं जेनोसाइड हुआ है, पहले जेनोसाइड की वजह जो है उसको खत्म कीजिए, चले जाएंगे वापस। देखिए कितने जेनोसाइड दुनिया में हुए हैं और क्या उसके बाद सॉल्यूशंस नहीं आए? क्या हम जेनोसाइड वर्ड बोलते रहेंगे, इससे हमको कोई सॉल्यूशन मिलेगा? क्या हम एक्सोडस बोलते रहेंगे और इसको मैं सीना पीटता रहूं? मैं अगर कहीं से निकल के सीना पीटता रहूं, मेरा एक्सोडस हो गया, तो क्या इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? कमल रिजू एक छोटा कमेंट जो इनकी बात पर, नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। शहजाद जी मैं आऊंगा एक सेकंड। कमल जी समय कम है, आप इनकी बात पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कमल रिगू वो जो विस्थापित हुए उनकी भी है और जिन्होंने निकाला उनकी भी है। तीनों स्टेक होल्डर सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेवारी किसी की बनती है तो वो बनती है उसकी जिसने हमें निकाला, उसके साथ अब हम दोबारा वहां पे उस माहौल में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। देखो जी, अगर एक धागा होता है उसमें अगर गांठ पड़ती है तो वो गांठ तो हमेशा रहती है ना, वो गांठ निकलती नहीं है। तो अब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को उनके ऊपर विश्वास आ जाए कि भाई हाँ हम वहां जा सकते हैं। आप जिन लोगों के बीच रहते थे उन पर विश्वास कैसे करें, इसका सवाल सामान आप दीजिएगा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ ये तो आज पूरी दुनिया जान गई, लेकिन इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, ये अपने घरों को कैसे लौटेंगे? ब्रेक से पहले कमल रिगू जी ने कहा जिस दिन हमें एतबार हो जाएगा उन हालात पर जिनमें हम पहले रहते थे, उन लोगों पर जिनके बीच हम रहते थे, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन वो भरोसा कैसे कायम होगा सलमान जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से कश्मीर में आज माहौल है, सबसे बड़ा उसका कारण है आतंकवाद। उसको मिटाने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है कि सरकार क्या कर रही है। आपने 370 हटाया और उसके बाद आपने दावा किया, ये भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे हुए थे, इसी स्टूडियो में उन्होंने कहा कि आप देखिए 2 महीने के बाद कैसे कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, 2 महीने के बाद देखिए कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। आज 3 साल हो गए हैं, क्या किया इन कश्मीरी पंडितों के साथ? मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस मुसलमान ने कश्मीरी पंडित पे अटैक किया, उसका कत्ल किया, उसको फांसी की सजा दो। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, चाहे उस पर बिट्टा कराटे हो, कोई और हो, लेकिन हमने जोड़ना है, हमने दूर नहीं करना एक दूसरे से। कश्मीर उतना ही कश्मीरी पंडितों का है, उतना आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ अपने आप पहले जैसा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। शहजाद एक छोटा कॉमेंट। देखिए, जब 370 पैते से हटा और आज पत्थरबाजी 90 से ज्यादा % तक कम हो चुकी है, आतंकवाद तोड़ी गई है, गैंग का सफाया किया गया है। इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने की और कांग्रेस पार्टी तो इस हद तक चली गई कि पाकिस्तान के बाद नहीं मरते हुए 370 को फिर से लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की। मैं जब भी अपनी बात रखता हूं, देखिए मेरे पास होता है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। या तो आप मुझे भी स्टूडियो में आमंत्रित करते, या तो आप मुझे भी स्टूडियो में आमंत्रित करते। सौरभ जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ सौरभ जी, स्पष्ट देखिए, वहां पर एक जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू बैठे हैं ना, उनके मन में टटोल के एक बात ही है
कि कम से कम माना तो जाए कि हमारे साथ जो हुआ उसका नाम क्या था, उस प्रॉब्लम, उस मर्ज का नाम क्या था। मैं तस्लीम रहमानी से एक ही बार कहता हूं, इन्होंने तो जय श्री राम को युद्ध घोष कह दिया था, हिंदू टेरर कह दिया था। एक बार बोल दीजिए कि जो हुआ वो इस्लाम के नाम पर इस्लामिक जिहाद हुआ उनके साथ, और ये नरसंहार हुआ, इसके लिए कम से कम पछतावा तो। शहजाद अब ठीक है, आपका मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं इनसे, बस 10 सेकंड में। शहजाद जी एक मिनट, वो कह रहे हैं इसकी जड़ की जो बीमारी है उसको बोलिए। कोई रिटर्न एश्योरेंस देंगे ये कि अगले दिन से कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे? ये चाहते हैं कम से कम ये राजनीति है सर, वो ये राजनीति है। उस बीमारी का जो नाम है वो बताया जाए, कोई बीमारी के चलते ही आपने हिंदू टेरर कहा था क्या? नहीं, रिटर्न एश्योरेंस मिली थी इसलिए हिंदू टेरर कहा था आपने। एक लाइन, ये इनकी मानसिकता, ये इनकी सांप्रदायिकता। सब लोग जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ वो सांप्रदायिक नहीं, मूवी बनी वो सांप्रदायिक, ये इनके दोहरे मापदंड है। और इसी वजह से जब तक ये लोग पछतावा और पश्चाताप नहीं मनाते तब तक पुनर्वास होना नामुमकिन है। क्या हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को इनके बीच में छोड़ देंगे जिनके मन में पश्चाताप नहीं है? आपको सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, आपको चले ठीक है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी, कश्मीर घाटी से उनके सफाए की कहानी पूरी दुनिया के सामने जब आई तो अब सवाल यह है इसके आगे क्या। आज जब हमें मालूम है कि बीता क्या है, उसके पीछे की मर्ज की दवा क्या है, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सलमान निजामी जी, नए मेहमान जुड़े हैं मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब, स्वागत है देहलवी साहब आपका। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ बने हुए हैं, कमल रिगू हमारे साथ बने हुए हैं, और दो नए मेहमान बाहर से जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ, शुक्ला जी स्वागत है। और फारूक रेंगू साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर के पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी फारूक साहब। शुक्रिया। मैं फारूक साहब से शुरुआत करना चाहता हूं, पता नहीं स्टूडियो में ऑडियंस भी हमारे साथ, आप में से कितनों ने वो एक वीडियो क्लिप देखा है। फारूक साहब आपका एक वीडियो क्लिप आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं, उसमें आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम का असल जिम्मेदार कौन था, क्या वो कोई एक शख्स था, बता पाएंगे आज? देखिए मैं आपको ये बताऊं, 1984 के राइट्स हो गए, कमीशन लगा एंड एवरीथिंग वाज आइडेंटिफाइड। यहां पे एक इंडिविजुअल मारा, एक हाजी यूसुफ सुप्रीम कोर्ट का जज आया और उसने उस पे तहकीकात की। लेकिन अगर 90 पे ओवरऑल एक कमीशन लग गया होता आज तक 30-40 साल में, तो बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आती। लेकिन अब चूंकि एक इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में ANN में, जिसपे इवन अग्निहोत्री साहब ने भी कमेंट किया, तो मैं एक चीज फील करने लगा कि ये जो कश्मीर फाइल बन गई, इसने एक परसेप्शन क्रिएट किया जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमान कातिल है, जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने रेपिस्ट है और कश्मीरी पंडितों को निकाला। नो, नॉट एट ऑल। कश्मीरी मुसलमान बड़े अच्छे हैं, कश्मीरी पंडित बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों की दोस्ती पिछले हजारों साल से है, खास तौर पर 700 साल में बहुत ज्यादा क्लोज है आइडियोलॉजिकली एंड कल्चरली एंड सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल टोला था जिनको बेनिफिट था, दे वर द बेनिफिशरीज एंड द बेनिफिशरीज आर दोज हु हैव परचेज्ड। ये टोटल कश्मीरी पंडित 1 लाख थे, इसका मतलब है 25,000 या 30,000 फैमिलीज। अगर ये 30,000 फैमिलीज के पास लैंड होल्डिंग थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, आज इमेजिन करें, आज अगर यूक्रेन से ये लोग भाग रहे हैं, अगर ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेशन पास करे और कहे कि परचेज करो, जो लोग भाग गए यूक्रेन से, उनके प्रॉपर्टीज पास अगर वो औने पौने दामों में मिलते हैं, डोंट यू फील इट इज द बेनिफिट ऑफ वेरी एडवर्स एंड वेरी अगली सिचुएशन? कौन था वो सर? यहाँ पे कश्मीर में, कौन था वो? कश्मीर में एक लेजिस्लेशन पास होगी और वो पॉलिटिकल टोले ने की, कौन, किसने? बहुत अनफॉर्चुनेट है। कश्मीर पंडितों की प्रॉपर्टी को एक हिसाब से उनके बेचने को लीगलाइज किया गया, उनके तमाम दरवाजे बंद किए गए और तहमत तमाम कश्मीरी मुसलमानों पर। कश्मीरी मुसलमान आर नॉट बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज आर मे बी 20,000। मैं आपकी बात का जवाब यहां स्टूडियो में बैठे कश्मीरी पंडितों से लूंगा। आपने बार बार कहा पॉलिटिकल टोला, सर खुल के बताइए, नाम लेके, कौन था उस टोले में? मैं आपको बताऊं, 1989 में या 1984 में जब एक फैमिली फ्यूड हुआ, एक चीफ मिनिस्टर मारा, उसका दामाद और उसके बेटे में लड़ाई हुई, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? एक बन गया चीफ मिनिस्टर, उसने कहा कि मैं जनाब जम्मू सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाऊंगा।
क्या जरूरत थी? क्या कौन सा मुसलमान जाएगा सेक्रेटेरिएट में? उसको कौन सा परमिशन मिलेगा? आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? क्या आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? गुलशाह की बात। यस, क्रिमिनल फ्रेंजी एक डायनेस्टी ने क्रिएट की। अच्छा। और 1989 अब में वो कह रहे हैं डायनेस्टी, अब्दुल्ला फैमिली की बात कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, लेकिन आपने जो उससे पहले कहा, मैं उसका जवाब यहां बैठे लोगों से लूंगा। उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की बात में दर्शकों के लिए कह रहा हूं, कह रहे हैं 700 सालों से कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तो बहुत प्यार है, और ये एक परिवार ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसे वहां पर कानून बनाए कि आपकी जमीनें औने पौने दाम पर खरीद लें वहां के मुसलमान, आप लोग हमेशा के लिए बाहर चले जाएं, आप लोग वापस ना आ पाएं, वरना कश्मीरी मुसलमानों के मन में आपके लिए कुछ खिलाफ नहीं था। कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने कहा कि टोटल 1 लाख हिंदू थे वहाँ, ये गलत है। Estimates are 5 to 7 lakh who have been. He said 1 lakh. Number one. चले ठीक, चले Number one. उदाहरण के तौर पर। Number one. Number two. राइट सर, Right sir. Taken. Number two. ओके सर, प्लीज जरा सुनिएगा। Number two. Where जो कश्मीरी यूथ पाकिस्तान ट्रेनिंग करने गया, क्या उसको किसी ने पॉलिटिकली मोटिवेट किया वहां जाने के लिए? नहीं, यहाँ वहां के लोग गए और उन्होंने वहां से आर्म्स लाए, टेररिज्म शुरू किया। और 25 वेद 4 दिन पहले बयान देता है। आप जरा बोलने दीजिए सर, आपने बोल दिया अभी, आपने बोल दिया सर। पॉलिटिकल पावर ने सर ये जो करके और उनको सर सुन लीजिए। अरे एक मिनट सुन लीजिए। फारूक साहब, आप एसपी वैद साहब की बात कर रहे हैं। मैंने कल उनका इंटरव्यू खुद दिखाया है। उन्होंने बोला कि पहले लॉट में जो 70 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, उनको पॉलिटिकल प्रेशर में छोड़ना पड़ा था। ऐसा तो नहीं है ना? उसके बाद इन लाखों कश्मीरियों को केवल 70 लोगों ने भगा दिया वहां से? नहीं, उनको सपोर्ट किसका मिला? उनको सपोर्ट किसका मिला ये देखना है। जब वो 70 आदमी वहां से आए, उन्होंने टेररिज्म शुरू किया, सपोर्ट वाज फ्रॉम द लोकल्स का सपोर्ट था। दिस इज वेरी क्रूशल। ये जैसे हमने मूवी में देखा, वो कहता था कि गवर्नमेंट इनकी है, लेकिन इकोसिस्टम किसका है? जो लोकल इकोसिस्टम था 90 में, वो किसके साथ था? वो लोकल सिस्टम उन्हीं का था जिन्होंने ये चेंज करा। आप कह रहे हैं लोकल सेंटिमेंट पूरी तरह कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हो गया? नॉट ओनली दैट, पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया था। इट वाज प्रो पाकिस्तानी। यू कैन सी दिस इन माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। एक बार माइक उनको देना चाहता हूं, लीजिएगा सर। मुझे फारूक साहब के लिए एक बात बोलनी है। जो ये 700 ईयर्स की सिविलाइजेशन की बात बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 700 साल पहले वहाँ पे मुसलमान कहाँ थे कश्मीर में? और आपको क्या पता है कश्मीर में एक जगह है जिसको बट मज़ार बोलते हैं, वो कहाँ से बनी? आपको पता है वहाँ पे एक मन जनेऊ जलाया गया, वो कहाँ से जलाया? ये संवाद कहाँ पे था? ये दोस्ती कहाँ पे थी? कब थी दोस्ती? कश्मीरी पंडितों की नौकरियाँ कहाँ गई? कश्मीरी पंडितों के मंदिर नहीं जलाए आप लोगों के सामने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? ये दोस्ती, ये सब ढकोसला है। आप लोगों ने अभी तक हमेशा झूठ परोसा है पूरे देश के सामने। नहीं, उसमें ये कहा हम लोग कश्मीर से सिर्फ इसलिए भगाए गए क्योंकि हम हिंदू थे सर। आप लोग आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। नहीं, उससे कोई इनकार नहीं करता। जितने भी सलमान भी ये बात कहते हैं, और भी लोग जो कश्मीर से आते हैं, उनका कहना है कि आतंकवाद जब शुरू हुआ तो जो बाकी लोग थे, आप जो आबादी जिनकी ज्यादा थी मुसलमान, वो खुद उसके शिकार भी और डरे भी हुए थे। वो डरे भी हुए थे। ये बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन में बताता हूँ। सबसे बड़ी विडंबना सर इस देश के सामने ये है, हम जिन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट बोलते गए ना, वो फ्रिंज एलिमेंट वो नहीं थे। फ्रिंज एलिमेंट वाज द पीस एलिमेंट। बाकी सब लोग यही चाहते थे कि हम वहां से भागें। बाकी सब लोग यही चाह रहे थे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें। ये कुछ भी जो बोले, 1989 सितंबर के बाद 1919 दिसंबर या 91 मार्च तक, ये जो तकरीबन 1.5 साल का पीरियड था, इसमें हर कश्मीरी के दिल में ये बात बैठी हुई थी कि कल पाकिस्तान बनने वाला है। और अगर ये कहते हैं ना इसमें हम कश्मीरी सब मुलविस नहीं थे, हमारा कोई हाथ नहीं, बिल्कुल गलत है। ये हर व्यक्ति, हर कश्मीरी इस बात से कन्विंस था कि अगले 2-4 महीने में तो यहां पाकिस्तान बनेगा या आजादी आएगी, इसलिए सब इसका पीछा है। नहीं, ये बात चले मान भी नहीं आपकी बात कि वहां पर सब लोग एक वक्त मानने लगे थे कि अब हिंदुस्तान से हम अलग हो सकते हैं और हम पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कश्मीरी जो था वो ये चाहता था कि यहां इसमें अब कश्मीर में कोई हिंदू या सिख नहीं होना चाहिए।
मैंने परसों इस बात का जवाब दिया। देखिए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, किसका क्या इंटरेस्ट था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इसमें कश्मीर के रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व थे, इसमें लोकल का क्या इंटरेस्ट था, मिडिल क्लास का क्या इंटरेस्ट, पॉलिटिकल क्लास का क्या इंटरेस्ट, सबने अपना अपना इंटरेस्ट देखा, इसलिए सब लोग मुहिम के साथ चले गए। मैं आपको पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कश्मीर को किसी तरीके से लेना, क्योंकि वहां पर जनरलशिप, मिलिट्री की हुकूमत, जियाउल हक के हुकूमत टाइम में वो लोग टॉप पोजीशन में थे जिन्होंने 71 की लड़ाई हारी थी, तो उनको रिवेंज चाहिए था। जो इस्लामिस्ट एलिमेंट था उनके लिए एक ही ऑब्जेक्टिव था, कश्मीर जो है कम से कम ऐसा तो होगा कि इस्लामाइज होगा, उनको भी वो मिल गया। जो लोअर तबका था वो कहते यार भाग जाएंगे, हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। जो मिडिल क्लास था वो नौकरियां हमारी ले लेंगे, उनको भी वो मिल गया। जो पॉलिटिकल क्लास था, आप मुझसे सवाल पूछेंगे लेकिन पॉलिटिशियन को क्या मिलता है, ये बहुत जरूरी बात है, आप सुन लीजिए। कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल क्लास ने हमेशा इंडिया को ब्लैकमेल किया है, और ये वाला जो ब्लैकमेल है ये लक्ष्मण रेखा पार कर गया, इसलिए वो भी बर्बाद हो गया। साहब एक बार सलमान कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर प्रेम जी में आता हूं आपके पास। देखिए, जो इन्होंने कहा उसमें हकीकत है। मैं फर्स्ट जो डिबेट की शुरुआत हुई तब से कह रहा हूं, रेडिकलाइजेशन, आतंकवाद, इसका हमने मुकाबला करना है। कौन करेगा? क्या कश्मीरियों को आप बंदूक देंगे, बोलेंगे खुद ही मार दीजिए उनको? सरकार की जिम्मेदारी है ना। पिछली सरकारों ने भी तो लड़ा। मैं काउंटिंग किसकी दे रहा हूं आपको? 16,000। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुसलमान थे या सिख थे, मैं वो कह रहा हूं जिन्होंने गोलियां खाई इस देश के लिए। कश्मीर में सभी लोग जो है आतंकवाद के साथ नहीं है। वहां उमर फयाज का परिवार भी था जिसने देश के लिए शहादत दी। इसलिए सरकार पे सवाल उठता है कि आपने 370 भी हटाया तो क्या किया उनके लिए, और आप क्या कर रहे हैं? फिल्म आपने बनाई, सोल्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हमारे कश्मीरी पंडित भाई जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, रिजेक्ट किसने किया? क्या जज कश्मीरी मुसलमान था? रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनकी पिटीशन जो है, मैं कहता हूं मैं आपके साथ चलूंगा, लड़िए जमीन पे, हम चाहते हैं आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की पिटीशन किस चीज की थी? पिटीशन किस चीज की थी? कि सीबीआई इंक्वायरी हो, पिटीशन थी, कमिशन ऑफ इंक्वायरी लगाया जाए, इंक्वायरी लगाई जाए, तहकीकात हो। 90 में क्या हुआ उसकी जांच के लिए कमीशन बने। और किया उसको सजा मिलनी चाहिए। यह विडंबना की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं अब इंक्वायरी हो सकती क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया। और आप और बात देख लीजिए, सिख मैसेकर दिल्ली में हुआ 84 में, मतलब हमारे से पहले 5-6 साल पहले, उसके लिए तो कमीशन लागू हो गया, लेकिन हमारे लिए कमीशन लागू नहीं। अच्छा चलिए ठीक। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रेम साहब, आपने सबकी बातें सुनी है, सवाल एक ही है, आज कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले, उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने इनके साथ जुल्म किए। इंसाफ देना तो दूर, जो इंसाफ की बात है कि आप कश्मीर में कश्मीर के हिंदुओं को जिस तरह से वहां की इस्लामी शक्तियों ने पाकिस्तान के सहयोग से, लोकल लोगों से वहां उन पर बलात्कार किए, उनकी हत्याएं की, उनको भागने पर मजबूर किया, उनकी संपत्तियां कब्जा कर ली, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात ही मत कीजिए। आपने तो फिल्म क्यों बना दी साहब? इसके कारण जो है ये बहुत ज्यादा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। भाई कौन सी फिल्म जो है कश्मीर के मुसलमानों ने हिजबुल मुजाहिदीन की देख ली थी, या देखे जी आपका वीडियो बिल्कुल फ्रीज है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मैं समय लेके आपके पास में दोबारा आऊंगा। वो कह रहे हैं कि अभी तो केवल जो हुआ था वही दिखा दिया तो इतना बवाल हो गया, इंसाफ की नौबत जब आएगी तो उस वक्त क्या होगा? दहलवी साहब देखिए, असल चीज़ ये है, मैं हमेशा कहता हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि इंसानी समाज के या भारतीय इंसानी समाज में कश्मीरी पंडितों का पलायन अपने आप में ऐसा काला धब्बा है कि जो भी उससे छुपना चाहेगा उस पर वो कालक ज़रूर आएगी। एक से बढ़कर एक कातिल, खून का धब्बा किस पे आए? कत्ल भरी महफिल में हुआ था, खून के छींटे सब पर आए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या दूसरे लोग हों, या मैं कहता हूँ उसमें लोकल लोग भी जो प्रभावित हुए, हमको इस बात को सच्चाई से कबूल कर लेना चाहिए कि ऐसा माहौल बन चुका था कि जब मस्जिदों से ऐलान होता था। ये कहने में कोई हमको संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और आज भी सलमान यहाँ खड़े हैं, मैं इस जगह पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि वो माहौल का असर आज भी है कि जब किसी घर के अंदर कोई आतंकी छुप जाता है तो बराबर की किसी मस्जिद से ऐलान होता है कि साहब यहाँ आर्मी जो है वो दबिश के लिए आई है, लोकल लोग बाहर आ जाएं, और लोकल लोग आ जाते हैं। ये दबाव होता है या एक रेवेंज कहिए, क्या कहिए, ये अब लोगों को समझना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं।
दूसरी चीज, मैं संक्षेप में 3 बातें उसके बाद आप लोगों में। दूसरी चीज, मैं अपने इन भाई से मुत्तफिक नहीं हूं, ये साजिश थी। देखिए, दारा शिकोह ने हिंदुइज्म को या भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन को जिससे सीखा है वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, चंद्रबान ब्राह्मण, जो दिल्ली से आए और शाहजहां के दरबार तक पहुंचे और परी महल में बैठ के दारा शिकोह को सिखाया कि हिंदुइज्म क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय दर्शन क्या है और कश्मीरी कल्चर क्या है। मैं जब 2005 में हज पे गया तो मेरे साथ वहां के चीफ सेक्रेटरी साहब थे MS पंडित, हमको रोक दिया गया। उन्होंने कहा साहब क्यों एक पंडित जो है वो हज पे आप लेके आए हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरा नाम मोहम्मद शफी पंडित है, ये मेरा सरनेम है, मैं उस जगह से आता हूं जहां पे लोगों का सरनेम पंडित भी होता है। वो कश्मीर जहां पर अभी तक सब चल रहा, अचानक ऐसे क्यों हो गया? मैं सलमान से इत्तेफाक नहीं करता, ये अचानक नहीं हुआ था। इसमें जमात इस्लामी एक ज़माने से लगातार वहाँ कोशिशें कर रही थी। वही जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के अंदर उसका इस्लामीकरण उस तरीके से करना चाहती थी जो मौदूदी चाहते थे, सरकारें खामोश रही थी। ये बीमारी कब से चल रही है? कुछ दशकों से, कुछ 100 सालों से? ये 80 से शुरू हो चुका था। 80 से शुरू, मैं बिल्कुल, मेरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 80 से ये काम शुरू हो चुका था। 4000 से ज्यादा अलग अलग जगहों पे जमात इस्लामी ने अपने मदरसे दूसरी चीजें बना ली थी, सरकारें खामोश थी। और आखिरी बात, मैं पूरे दावे से कर रहा हूं, जितने लोग आज कहते हैं जो फिल्म बनी, मैं फिल्म पे कोई एतराज और एराज नहीं करूंगा। मेरा कहना सिर्फ एक बात का ये है कि इस फिल्म के साथ मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, ये बात मानिए 2003 का नंदी मर्ग हो, छठी सिंह पूरा साहब हो, आज हम कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। मुझको बताइए कि जब ये नगरोटा से जब रात को बगैर फैरन पहने, बगैर चादर ओढ़े, नंगे पैर, उस जमाने में जब जनवरी के अंदर चलाकलन चल रहा था, मार्च के आखिर तक जब ठंड पूरी कड़ाके की होती थी, 3 मंजिला मकान में रहने वाला आदमी जब पैदल वहां से निकल रहा था और मवेशियों की तरह ट्रकों में भर के उनको लाया जा रहा था, मैं पूछता हूं कि नगरोटा के उन कैंपों में, उधमपुर के उन जहां गंदा पानी होता था, उन कैंपों के अंदर कितने लोग से गए थे? और आज आप एक फिल्म बना के अपना हक नहीं अदा कर सकते हैं। हिमाचल में रहने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि टिक्कू ने और फिल्म बनाने वाले ने बनाई, इंडिपेंडेंट आदमी, सरकार ने फिल्म नहीं बनाई। सरकार को नहीं कह रहा ना, मेरा कहना हल बताइए। हल क्या? एक सेकंड, हल बताइए क्या है? हल का एक बात करके खत्म करता हूं, फिर आप बोलिएगा कि चारागरों की चारागरी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, मुझे दवा दीजिए, पर ये बताइए कि आराम तो होगा क्या? ठीक, वापस जाएंगे? प्रेम जी आपकी बात का जवाब दें। पहले तो आपने कहा कि 80 से बीमारी शुरू हुई, 80 से पहले सब ठीक था। ओके, ठीक, प्रेम जी। जी देखिए, वहां पर दर्द की दवा तब होगी जब पहले दर्द को स्वीकारा जाएगा। पहले कश्मीर की आवाम को यह स्वीकारना होगा कि उसने अपने पड़ोसियों का कत्ल कराया, पड़ोसियों पर बलात्कार करवाया, आतंकवादियों के कहे में आकर अपने पड़ोसियों की जमीनें कब्जा की। तो पहली बात जो है वो स्वीकारना पड़ेगा कि आपने गलती की। अब जिन्होंने गलत किया उनको दंडित करने का विधान करना होगा और उसके दंडित करने के विधान में हर किसी को ईमानदारी से शामिल होना होगा। और उसके बाद पुनर्वास की बात आती है। 3 स्टेप्स है। तो पहली ही बात आज तक आपने कहां मानी? 1990 में जिन लोगों के साथ ये अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई, आज उस पर फिल्म भी बन जा रही है, तो उस पर भी आप नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप कब तक प्रेम जी कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे और कैसे इस बात का पता लगाएंगे कि वहां लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमने गलत किया था? कोई सर्वे कराएंगे? और क्या तब तक कुछ नहीं करेंगे इनके लिए? नहीं, ये लोगों को सामने आना होगा, लोगों को अपनी गलतियां स्वीकार करके सामने आना। जैसे देखिए 1984 के दंगों में हिंदू समाज खड़ा हुआ और कहा कि भाई कुछ उत्पातियों ने नरसंहार करने का कुकृत्य किया और 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, साथ बहुत सारे संगठन खड़े हुए। आप बताइए ना, कश्मीरी पंडितों के साथ कौन सा कश्मीर का मुसलमान खड़ा हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज तक आवाज क्यों नहीं उठी? आज भी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? ठीक है, ये सवाल है कि नहीं? एक से इनका सवाल क्योंकि इनसे ही है। एक ये स्टूडियो में कश्मीरी पंडित हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ सुनिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से क्वेश्चन पूछता हूं कि रोड मैप क्या है इसका? ये बातें तो हैं बट रोड मैप क्या है, टाइमलाइंस क्या है कि हाँ हम वापस कब तक, कैसे और चैनलाइज कैसे करें इस सारी डिबेट को, इस सारी चीज को जो चल रही है आफ्टर कश्मीर फाइल्स के बारे में, कश्मीरी हिंदूज के रिगार्डिंग। तो ये बोलना कि हाँ पहले जी स्वीकार कर लो, व्हाट नेक्स्ट? ठीक, व्हाट्स
अभी तक फॉर एग्जांपल अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है, अभी तक कोई सजा नहीं हुई है, अभी तक कोई पैनल नहीं बिठाया गया कि हाँ ये नरसंहार हुआ है कि नहीं। जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, इसका जवाब चाहिए। बोलिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम दोनों सहमत हैं कि निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय के संदर्भ में जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वह अभी आज तक नहीं हुई है, वह तत्काल प्रारंभ होनी चाहिए। अनुच्छेद 370 के संशोधन के माध्यम से केंद्र ने उसी तरह के कानून कश्मीर में भी लागू कर दिए हैं जो भारत के संघ में लागू थे। वरना जो 4 पॉलिटिकल फैमिली जिनकी जानकारी फारूक साहब दे रहे हैं, इन परिवारों ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय को उन पर मरहम लगाने प्रेम शुक्ला साहब एक सेकंड, मैं इसी की बात कर सलमान जी एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी 370 को भी 3 साल होने वाले हैं। टाइमलाइन में इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं 370 हटे भी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल में 2.5 साल कोरोना में भी चले गए, ये भी आप जानते हैं। और उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके कश्मीर को पहले की तुलना में शांत किया गया। लाल चौक पर अब जन्माष्टमी का जुलूस निकल सकता है, यह 1947 ठीक है। अच्छा प्रेम एक नहीं सलमान, तो इस तरह की स्थिति हमने सकारात्मकता 2014 आवश्यक नहीं हो पाई है और कश्मीरी पंडितों को सम्मान पूर्वक। ओके सर, ओके प्रेम जी 1 मिनट जरा आप जवाब आपकी बातों पर आ रहा है स्टूडियो से। प्रेम शुक्ला जी देखिए, मैं कह रहा हूं कश्मीरी पंडित भाई यहां बैठे हैं, अगर कांग्रेस से कोई गलती हुई, कोताही हुई, हमने काम नहीं किया, आपका हक है, आप हमें बोल सकते हैं, लेकिन सवाल इन पे बनता है जो 8 साल से वहां हैं। उससे पहले भी वाजपेयी की सरकार थी। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान हो, उसमें सेपरेटिस्ट हो। क्या वाजपेयी ने सेपरेटिस्टों के साथ मुलाकात नहीं की थी? क्या आपने 8 सालों में, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, क्या 8 सालों में इन्होंने जो है जिनको कहते थे एनसी पीडीपी उनके साथ सरकार चलाई, आज मुफ्ती सईद की बात कर रहे हैं, 3 साल तो मजे लिए उनके साथ। और उस वक्त मसूद अजहर जो, मेरी बात सुनिए, मसूद अजहर जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको भाजपा ने एस्कॉर्ट करके पाकिस्तान छोड़ा। कमल जी को लाना चाहता हूं 1 मिनट। कमल जी बहुत देर से खामोश है। कमल जी अब क्योंकि बिल्कुल चर्चा का भी अंत है, समेटने इसको। बहुत दुख की बात है, मैं कहूं तो क्या कहूं, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे हवादिस लगा, जरा 2-4 थपेड़े हल्के से साहिल पे बैठ के जो तूफान का नजारा करते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे, मैं इनको कह रहा हूं कि ये लोग बड़ी ढींगे गिनते हैं कि हमने बिट्टा कराटे को अरेस्ट किया, हमने यासीन मलिक को अरेस्ट किया। उन दोनों को उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अरेस्ट नहीं किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया है, एक को किसी और केस में किया है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन, ये लोग भी, मैं क्या बताऊं, कांग्रेस का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस का ही सारा खोदा हुआ है पिछले 70 साल से। जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ आज हुआ है उसका टोटली जिम्मेवार मैं कांग्रेस को ठहराता हूं। बिकॉज इनकी गवर्नमेंट में इनके चीफ मिनिस्टर ने, जो इनका स्टेट का चीफ मिनिस्टर उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा था, वो कहता है, जैसे मैंने कल भी कहा है, वो कहता है कि आई आस्क टू माई पार्टी मैन, ये कश्मीर टाइम्स में उसका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। I asked to my party men go across the border and take the training of ammunition। किसके लिए भाई? ठीक। ये लोग कहते हैं। अब सर बिल्कुल मेरे पास एक आखिरी 30-40 सेकंड है। टिप्पणी में सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा, बीजेपी के बारे में इस पूरे मसले के हल के लिए ये है कि वर्तमान सरकार को चुनावी मोड से बाहर आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री 2014 की तकरीर आप उठा के देखिए, अगर आप हो तो मैं कहता 14 में जाके वो कश्मीरी मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि चूंकि 1 मिनट, ये मेरी तकरीर नहीं है, 2014 की तकरीर थी, टिप्पू साहब को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी ने अभी तक आपके साथ जो ज्यादतियां की हैं मेरे रहते हुए नहीं होंगी। क्या चुनावी मोड से बाहर निकल के बताएं, क्या यासिन मलिक और बिट्टे कराटे के ऊपर जो है आप मुकदमा करके प्रेम जी के पास 10 सेकंड के लिए चला जाऊंगा आपका जवाब देने के लिए। ये साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सभी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, ना हमें कांग्रेस से कोई बात कहनी, ना बीजेपी से, किसी और पार्टी से। मैं ये कहना चाहता हूं कश्मीर की जनता से, जो कश्मीर के हमारे जिनको हम कह रहे हैं कश्मीरी मुसलमान मेरा भाई है, जिस मस्जिद से आवाजें आई थी नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं? आजादी। कश्मीरी पंडितों बाहर आ जाओ, हमें जो भी उस टाइम उन्होंने कहा, आज उन्हीं मस्जिदों से निकलनी चाहिए आवाज, कश्मीरी पंडितों वापस आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो कश्मीरी पंडित आज भी बिल्कुल कश्मीर जाने के लिए तैयार है, मगर कश्मीरी अवाम को कहना चाहिए, कश्मीर के अवाम को बाहर आना चाहिए, उन्हीं मस्जिदों से कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन कश्मीरी पंडितों को मकानों के ऊपर कब्जा किया उन्होंने,
उनके लैंड पर कब्जा किया है, वो हराम है, हर धर्म में हराम है। उनको उन्हीं मस्जिदों से आवाज करके बोलना चाहिए, मैंने ये जमीन गलत तरीके से ले ली है, मैं ये वापस कर रहा हूं। ये एक शान बढ़ जाएगी देश के लिए भी और हर कौम के लिए शान बढ़ जाएगी। तो आप वहां से बुलवा दीजिए इस अपनी फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड। सौरभ जी फाइनल कमेंट में एक दो बात बोलना चाहता हूं। देखिए, कश्मीरी पंडित इस बात से कन्विंस है कि बीजेपी स्ट्रेटेजिक लेवल पर कश्मीर की इंटीग्रेशन इंडिया के साथ करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, कोई साहसी कदम भी उठाए, हमें सब मालूम है, लेकिन कश्मीरी पंडित उनकी कश्मीर पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा ठीक, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी सरकार दुनिया में एक एक व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दे सकती जब तक कश्मीरी अवाम कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादियों को खुद खत्म नहीं करती, तब तक आतंकवाद वहां खत्म नहीं होगा और हम जा नहीं पाएंगे। तब तक वहां आतंकवाद बिल्कुल। चले ठीक, हमने आज सलूशन की तरफ भी 2 कदम बढ़ाकर चर्चा की है, ये खुशी की बात है। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो जातियां हुई उसके बाद अब इंसाफ की बात हो रही है। देखना होगा कि इसमें सरकारें क्या करती हैं और इसके अलावा कम्युनिटी लीडर्स क्या रोल प्ले करते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।